अब जो बेटे हमें डिस्कस करना है ना, वो हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ तो उसके ऊपर उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे कि मैंने क्या माना है, मैंने यहाँ पर ना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये बेटे क्या कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा रहे हो ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की हेल्प से जनरेट करवा रहे हो, जिसकी वैल्यू आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। ठीक है, तो ध्यान से सुन, सपोज कर आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। ठीक है, कितने एंगल पे बेटे, थीटा एंगल पे आपने उसको रोटेट कर दिया। ठीक, तो सपोज कर बेटे कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, मैंने क्या करा, उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है बेटे, माइनस के क्यू चार्ज है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप लोगों को मालूम है कि अगर मैं कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख देता हूँ, तो सपोज कर कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, वहाँ पे आप चार्ज रख देते हो क्यू, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगना शुरू कर देता है, कितना बेटे, एफ बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होने वाला है। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके अपोजिट में डायरेक्शन फोर्स का लगने वाला है। क्लियर है मेरी बात बेटे? ध्यान से सुना क्या कि ये वाला जो प्लस क्या वो चार्ज है। अच्छा, एक बात और कि इनके बीच की दूरी आप लोगों को मालूम है कितनी है बेटे, 2a दूरी होती है इसकी। कितनी होती है? 2a होती है। और एक मैं क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटे, क्यू इंटू 2a है। और इसका जो डायरेक्शन होता है कैसे होता है बेटे, नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर आप जो बनाओगे वो बेसिकली कुछ इस फॉर्म में बनाओगे, मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा उसका p का। ठीक है, तो ये जो p वेक्टर है इसने एंगल कितना बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। ध्यान से देख बेटे कि ये क्यू चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में रखा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, ई है। मतलब यहाँ पे सभी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आने वाला है बेटे, कैपिटल ई आने वाला है। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा बेटे, उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज के ऊपर क्यू इंटू ई। ठीक है, सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटे, इसके ऊपर फोर्स लगेगा किस तरह बेटे, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अपोजिट में इसके ऊपर फोर्स लगने वाला बेटे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करोगे, मतलब माइनस के क्यों पुट करोगे, तो माइनस का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अपोजिट में फोर्स लगना चाहिए, कितना बेटे, क्यू इंटू ई। तो मैंने उसका डायरेक्शन ये वाला बना दिया, ध्यान सुन। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। ध्यान से सुन बेटे कि इस टाइम इसके ऊपर एफ नेट फोर्स कितना है, कितना फोर्स है बेटे इसके ऊपर। ध्यान से सुन बेटे कि क्यू ई, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले फोर्स को इसके सेंटर पर लेकर के आता हूँ। सपोज कर उसका सेंटर ये है, तो मैं उस वाले फोर्स को, मान लिया सेंटर ये है, ये पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है बेटे। तो मैं इस वाले फोर्स को इस वाले पॉइंट पर लेकर के आता हूँ, ओ पर। तो मैंने उसको यहाँ बना दिया बेटे, कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई। सिमिलरली ये वाले फोर्स को मैं उठा करके यहाँ लेकर के आता हूँ। तो जब आप दोनों फोर्सेज को कंबाइन करोगे तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे लग रहा है क्यू ई, लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है बेटे, माइनस के क्यू ई। बट जो एफ नेट लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटे, जीरो लग रहा है। इसका मतलब ये है बेटे क्या कि इस टाइम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो एफ नेट होता है वो कितना होता है बेटे, जीरो होता है। कितना होता है वो, जीरो होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे क्या कि अगर एफ नेट जीरो है ना, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो अगर एफ नेट बेटे जीरो है इस वाली सिचुएशन के अंदर, तो ये जो फोर्स होगा ना, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ना इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरह से रोटेट कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको मालूम बेटे, अगर फोर्स ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो इन फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक डायपोल बेटे इस तरफ रोटेट कर जाएगा। ठीक है, करेगा रोटेट। इसका मतलब क्या बेटे कि इन फोर्सेज ने इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर क्या पैदा कर दिया बेटे, इन्होंने इसके ऊपर पैदा कर दिया क्या, टॉर्क। क्यों? क्योंकि टॉर्क का क्या मतलब आपने समझा था 11th क्लास के अंदर। आपको मालूम है क्या कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और वो फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन मोशन पैदा कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, टॉर्क बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो दो फोर्स है ना, इन्होंने इसके अंदर क्या पैदा कर दिया बेटे, टॉर्क पैदा कर दिया। बेसिकली यहाँ पे दो फोर्स हैं, तो इन दो फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, कपल भी बोल देते हैं। कपल मतलब जैसे मान ले कि टूटी है, टैब है, आप क्या करते हो, उसको इस तरह से खोलते हो, तो एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो। ठीक है, एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, एक फोर्स यहाँ पे आप ऐसे लगा रहे हो। ठीक है, तो वो दोनों फोर्स मिलकर के क्या करेंगे, उस टूटी को ऐसे
ओपन कर देंगे, टैब को ओपन कर देंगे वो, तो उसको मैं क्या मानूंगा बेटे, कपल मानूंगा। बेसिकली जो कपल का फॉर्मूला था याद करके बेटे, उसको लिखते तो हम टाउ से ही थे। किससे लिखते थे बेटे, टाउ से ही लिखते थे। मतलब कपल का जो मैग्नीट्यूड था वो मैंने लिखा किसके बराबर बेटे, आइदर ऑफ फोर्स, आइदर ऑफ फोर्स बेटे इनटू में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। क्या था बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। और ये बात ध्यान से सुनिए बेटे मेरी बात, क्या कि जो टॉर्क और कपल का फॉर्मूला वो सेम ही है। याद कर कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क होता है बेटे, टॉर्क को मैं कैसे लिखता हूँ, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। कितना लिखता हूँ बेटे, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। क्लियर है, ध्यान से सुन, ये जो पार्टिकल है इस वाले पॉइंट के अराउंड में घूम रहा है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, मतलब इस वाले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा बेटे वो ये वाला बनने वाला है। ठीक है, फोर्स है तेरा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है बेटे, आर क्रॉस एफ निकालना है। क्या निकालना है, आर क्रॉस एफ निकालना है। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, मैं क्या करता हूँ, इस आर वेक्टर को ऐसे उठा करके लाता हूँ मैं। ठीक है, तो जब भी मुझे आर क्रॉस एफ करना होगा तो दोनों वेक्टर की मुझे टेल ज्वाइन करनी होगी। तो आर आपका वेक्टर ये वाला, तो मैं इसको यहाँ पे उठा लाया हूँ। क्लियर है, सिमिलरली एफ आपका यहाँ पर है, तो एफ को मैंने यहाँ पे उठा लिया है, क्या इंटू ई। ठीक, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटे, थीटा बन रहा है। तो जब मैं आर क्रॉस एफ करूंगा तो इस टॉर्क का जो डायरेक्शन आएगा इस टाइम पे वो कैसे आएगा बेटे, अंदर की तरफ। और अंदर को मैं कैसे शो करता हूँ बेटे, इस क्रॉस की हेल्प से शो करने की कोशिश करता हूँ उसको मैं। ठीक है, तो मतलब एक यूनिट वेक्टर आएगा जिसका डायरेक्शन क्या है, इस टाइम अंदर की तरफ है, भीतर की तरफ है उसके। क्लियर, होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो कपल है, ये जो टॉर्क है बेटे, उसका जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है, आइदर ऑफ फोर्स। आइदर ऑफ फोर्स मैंने मान लो ये वाला ले लिया, क्या इंटू ई। कितना ले लिया बेटे, क्या इंटू ले लिया, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ध्यान से सुन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है फोर्स के बीच में, फोर्स आपका ये वाला है और ये वाला बेटे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेरे ख्याल से ये वाला बनता है उसके बीच में, ये वाला। ठीक है, कौन से वाला बेटे, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये थीटा बेटे। अगर ये थीटा है, ये साइड है 2a, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की साइड कितनी बनेगी, वो बनेगी कितनी बेटे, 2a साइन ऑफ थीटा। कितनी बनेगी, 2a साइन थीटा। तो मतलब यहाँ पर जो दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना भाई, 2a साइन थीटा है। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया बेटे, 2a साइन थीटा लिख दिया। कितना लिख दिया, 2a साइन थीटा लिख दिया बेटे। ध्यान से सुन बेटे, क्या Q इंटू 2a क्या है, वो आपके पास p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q इंटू 2a क्या है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली मैंने इसको p लिख दिया। p क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक, इंटू में e, इंटू बेटे क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटे, टॉर्क या फिर कपल का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है बेटे क्या, कि जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो बेटे क्या एक्सपीरियंस करने वाला है, टॉर्क एक्सपीरियंस करने वाला है। अब आपके पास एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अगर एफ नेट ज़ीरो है, क्या अगर एफ नेट ज़ीरो है तो क्या उसका मतलब ये बनता है कि टाउ नेट भी ज़ीरो होगा। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर एफ नेट ज़ीरो है ना, तो इसका कोई ऐसा रियल हार्ड कोर रूल नहीं है कि जो टॉर्क होगा, टाउ नेट होगा, वो भी ज़ीरो होगा। देख बेटे तेरे पास केस बन रहा है, यहाँ पे क्या है, एफ नेट ज़ीरो बन रहा है इस वाली सिचुएशन के अंदर, बट यहाँ पे क्या बेटे, टाउ ज़ीरो नहीं है, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाली कंडीशन को क्या कर दूंगा, अनसेटिस्फाई कर दूंगा, इसके ऊपर रोंग लगा दूंगा मैं। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब आपको ये बात मालूम है क्या कि बेटे ए क्रॉस जो बी होता है, मान ले ए वेक्टर है, ए क्रॉस जो बी है वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू में एन कैप। अब ये जो एन कैप होता है बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे एरिया वेक्टर के अंदर। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। ध्यान से सुनो बेटे कि पी भी मेरे पास वेक्टर है, ई भी मेरे पास वेक्टर है, तो ये साइन थीटा। तो कुछ मुझे याद आया कि मैं इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। या तो मैं इसको क्या लिखने की कोशिश करता हूँ बेटे, या तो मैं इसको लिखूँगा क्या, या तो इसको लिखूँगा मैं क्या, ई क्रॉस पी। कितना लिखूँगा बेटे, ई क्रॉस पी, या फिर इसको मैं लिखूँगा पी क्रॉस ई। तो कुछ भी लिख सकता हूँ बेटे। तो दिमाग लगा स्क्रीन पोज करके कि मैं कौन से वाला लिखूं, ई क्रॉस पी लिखूं या पी क्रॉस ई लिखूं। ठीक है, तो स्क्रीन पोज कर और दिमाग लगा कौन से वाला लिखना है मेरे को। ठीक है, अब देखो बेटे मैं क्या लिखता हूं। मुझे ये बात मालूम है बेटे कि इस टाइम इसके ऊपर जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, वो इस तरह से रोटेट कर जाएगा, इस तरह से रोटेट कर जाएगा। और जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, जो मैंने आपको करके दिखाया है।
ध्यान से सुन, अगर मैं ई क्रॉस पी करता हूँ तो क्या मैं अंदर की तरफ जा पाता हूँ? देखते हैं। तो बेटे जो पी है वेक्टर तेरा, पी वेक्टर है वो ऐसे है, तो पी वेक्टर तेरे पास ये रहा बेटे, मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला वेक्टर है पी। सिमिलरली जो ई वेक्टर है वो इस साइड में जा रहा है, ये ई वेक्टर आपका, और ये कौन सा बेटे? ये पी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। अगर मैं ई क्रॉस पी करूँगा तो मैं बाहर की तरफ आऊँगा, बट अगर मैं बेटे पी क्रॉस ई करूँगा ना तो मैं अंदर की तरफ जाऊँगा, जो कि मेरी रियल डायरेक्शन है किसकी बेटे? टॉर्क की, जो इसके ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर लग रहा है। तो इसका मतलब ये बेटे कि अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? ई क्रॉस पी ना लिख करके क्या लिखूँ बेटे? पी क्रॉस ई। कितना लिखूँगा? पी क्रॉस ई। ठीक है मेरी बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब पी क्रॉस ई कितना बेटे? उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा? पी ई साइन थीटा, और जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी बेटे? अंदर की तरफ आएगी, जो कि एक यूनिट वेक्टर की हेल्प से आपको दी जाएगी। ठीक, तो इस डिस्कशन से मुझे ये मालूम पड़ता है बेटे क्या, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ तो उसके ऊपर एफ नेट तो जीरो होता ही होता है। अब जो टॉर्क होता है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जीरो कब होगा बेटे? सोच के देख, अगर मैं थीटा का वैल्यू कितना ले लेता हूँ? 0 डिग्री ले लेता हूँ। थीटा वैल्यू कितना लेता हूँ? 0 डिग्री। इसका मतलब ये है बेटे कि जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है, और जो ई वेक्टर है, दोनों की दोनों क्या बेटे? सेम डायरेक्शन में है। जैसे ही आप साइन थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसके ऊपर ना तो कोई टॉर्क लगेगा ना ही कोई फोर्स लगेगा। फोर्स तो पक्का 0 है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उस टाइम इसके ऊपर क्या होगा बेटे? कोई टॉर्क नहीं लगने वाला। सिमिलरली मान ले कि मैंने थीटा का वैल्यू कितना ले लिया बेटे? 180 डिग्री ले लिया। कितना ले लिया? 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि पी है तेरा इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बेटे तेरा इस तरफ, तभी तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटे कि अगर आप साइन 180 पुट करोगे तो जो टॉर्क होगा, जो साइन 180 पुट करोगे तो जो टॉर्क होगा वो कितना बनेगा बेटे? 0 बनेगा। यानी कि जो टॉर्क है ना वो दो कंडीशन में 0 बन सकता है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। किस किस पर बेटे? 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर जो टॉर्क होगा वो कितना बन जाएगा बेटे? 0 बन जाएगा। मतलब टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुन बेटे, क्या मान ले अगर तू इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल पे रोटेट करता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। वो टॉर्क क्या कर रहा है बेटे? उस इलेक्ट्रिक डायपोल को ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? ओके जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन, अगर आप इस टाइम मान ले ये प्लस क्यू चार्ज है, ये तेरा नेगेटिव क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक डायपोल का, उनके बीच की दूरी मैंने कितनी मान रखी है? 2a मान रखी है। तो मेरी बात ध्यान से सुन क्या बेटे कि इस टाइम दोनों की सेम डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की भी। बट आप जैसे इसको हल्का सा रोटेट करोगे ना तो वापस से उसके ऊपर बेटे फोर्स लगेगा, फोर्स मतलब टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क क्या करेगा? वापस से P और E को अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम ये जो है बेटे इसके ऊपर F नेट 0 है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें बेटे? ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को मैं बोलता हूँ क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलता हूँ इसको बेटे मैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सेकंड पॉइंट ध्यान से सुन। मान ले कि तेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है बेटे, अगर तूने क्या करा उसको ऐसे रोटेट कर दिया 180 से, तो प्लस क्यू चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बेटे इस तरफ आएगा। तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा बेटे? 180। इस टाइम भी इसके ऊपर एफ नेट 0 है। ठीक है, इस टाइम में क्या बेटे? इसके ऊपर एफ नेट 0 है। बट आप जैसे इसको हल्का सा रोटेट करोगे ना तो ये पूरा का पूरा रोटेट होकर के वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब इस टाइम पे ये एफ नेट 0 है, बट इस तरह का जो एफ नेट 0 है तो मतलब इक्विलिब्रियम में तो है ये। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बट इस तरह के जो इक्विलिब्रियम को मैं क्या बोलने वाला हूँ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने वाला हूँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, आई होप आपको कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और एनसीईआरटी के अंदर बेटे डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि पी वेक्टर में और ई वेक्टर में 30 डिग्री एंगल है तो बताओ कितना टॉर्क बनेगा। मतलब इजी से क्वेश्चन होते हैं बेटे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर पढ़ रहे हो तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में अलाइन करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगा बेटे? टॉर्क लगेगा। जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 बनेगी तो टॉर्क की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है बेटे इस वाले पोर्शन के अंदर हमें डिस्कस करना है। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।